हम लोग क्लास 10 के भूगोल के स्टडी कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 5 का स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 5 है बिहार के बारे में पढ़ने के लिए। बिहार के आज खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार में खनिज कहाँ कहाँ से मिलता है और ऊर्जा संसाधन कौन कौन सा ऊर्जा संसाधन उपलब्ध है बिहार में, वो सब हम लोग जानेंगे। तो ऐसे भी हम लोग खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वो भारत का पढ़े थे, लेकिन अब सिर्फ हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर है खनिज संपदा। खनिज संपदा मतलब क्या है? खनिज से जो धन मिलता है उसके बारे में, जितना भी खनिज से हम लोग खनिज प्राप्त होता है उसके बारे में। उपलब्धता किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास के सूचित सूचक है। मतलब आर्थिक विकास मतलब क्या? वो पैसों में उसका वृद्धि करने का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूचक है। अब बिहार का बात करें तो बिहार के विभाजन के बाद, बिहार का विभाजन हुआ था जो कि एक झारखंड बन गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि सारा खनिज संपदा संपन्न सारा खनिज संपन्न क्या होता, कौन सा क्षेत्र में चला गया था? झारखंड में चला गया था। ठीक है, इसलिए बिहार में बहुत कम मात्रा में खनिज संपदा है। ठीक है, यहाँ देश के खनिज संसाधन का भंडार 1% से भी कम पाए जाते हैं। तो सोच सकते हैं देश में जितना खनिज संसाधन है, भारत में 1% से भी कम खनिज पाया जाता है। इसमें चूना पत्थर, पाइराइट के दो खनिज ऐसे हैं जो पर्याप्त मात्रा में, अगर बिहार में बात करेंगे तो चूना पत्थर और पाइराइट दो ही खनिज महत्वपूर्ण मिलता है, ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ कुछ मिलता है। बॉक्साइड मिलता है, क्वार्ट क्वार्टाइज क्वार्टाइज फेल्सपार, मैग्नेटाइड आदि थोड़ी मात्रा में संचित है, मतलब थोड़ी मात्रा में मिलता है। अगर 2005 और 2006 की बात करेंगे तो खनिज संपदा में बिहार कितना था? 96.38 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। मतलब इतना उसको पैसा मिला था खनिज के संपदा के लिए, संपन्नता के लिए। तो बिहार के खनिजों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले धात्विक खनिज। धात्विक खनिज हम क्या होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जो धातु का होता है, सब क्या होता है? धात्विक खनिज होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे बिहार में कौन कौन सा धात्विक खनिज मिलता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या जाता है? तो बॉक्साइट, मैग्नाइट और सोना अयस्क आता है। ठीक है, बॉक्साइट का भंडार बिहार में कितना है? तो 1.5 हजार मीट्रिक टन है। कितना? 1.5 हजार मीट्रिक टन। यह कहाँ पे है? तो यहाँ गया में पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है, बांका जिले में मिलता है। अगर मैग्नाइट का बात करेंगे तो मैग्नाइट पत्थर का कुल भंडार कितना है बिहार में? 0.59 हजार मीट्रिक टन पाया जाता है। यह बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है। कहाँ पे? तो बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है। सोना अयस्क यहाँ बहुत अल्प मात्रा, मतलब बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन कहाँ पे मिलता है? दक्षिणी बिहार के नदियों के बालू के रेत में मिलता है। सोना का मतलब बालू के रेतों में दक्षिणी बिहार में मिलता है, जिसमें सोना धातु कितना पाया जाता है? 0.1 से 0.6 ग्राम प्रति टन। मतलब एक टन जब बालू निकाला जाता है तो उसमें से 0.1 या 0.6 ग्राम प्रति टन सोना प्राप्त होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में। सोना का कुल भंडार 128.88 मीट्रिक टन है। कितना टन है? तो 128.88 मीट्रिक टन है। बिहार में इसका वाणिज्यिक उत्पादन नहीं होता है, मतलब इसको कमर्शियली, मतलब बेचने वगैरह के लिए, इसका कमाने का कोई इससे इतना उत्पादन नहीं होता जिससे कमाया जा सके। ठीक है, इतना कम मात्रा में उत्पादन होता है जो कि बिहार में यूज कर लिया जाता है। हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि आप जानते हैं मस्कोवाइट। मस्कोवाइट बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक है। तो अभ्रक क्या होता है? जो कि आधात्विक खनिज होता है उसी का पार्ट होता है अभ्रक। ठीक है, तो ये क्या होता है? उच्च कोटि का अभ्रक है। बंगाल में रूबी के नाम से भी जाना जाता है इसको। बंगाल में और कौन सा नाम से जाना जाता है? तो रूबी के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखना है। यह लाल तांबे रंग का होता है। कैसा रंग होता है इसका? तो लाल तांबे रंग का होता है। इसकी परतें बहुत ही मोटी होती है, इसका परत बहुत मोटा होता है। इसका 15 से 30 सेंटीमीटर की लंबाई होता है और चौड़ाई कितना होता है? तो 8 से 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई होता है। अभ्रक मुख्य रूप से कितना? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मस्कोवाइट, लोगोफाइट एवं बायोटाइट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अभ्रक होता है। अब
अधात्विक खनिज के बारे में जानेंगे। जैसे अधात्विक खनिज कहा जाता है तो चूना पत्थर, अभ्रक, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, पैराराइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, चीनी मिट्टी, स्लेट एवं सोरा जैसी सब क्या है अधात्विक खनिज का नाम है। बिहार में क्या चूना पत्थर चूना पत्थर का बात करेंगे तो बिहार में कितना भंडार है तो 210.85 हजार मीट्रिक टन मिलता है। यह मुख्य रूप से कैमूर कहाँ पे मिलता है तो कैमूर जो जिला का नाम है कैमूर और रोहतास जिले में मिलता है। इसका वार्षिक उत्पादन मतलब एक साल में कितना उत्पादन होता है तो चूना पत्थर का एक साल में उत्पादन 260 लाख टन होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ बनाया जाता है सीमेंट के उद्योगों में। सीमेंट जहाँ पे बनता है इसी में इसका उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। इसे घरेलू उपयोग में भी लाया जाता है, इसको घरेलू उपयोग में भी यूज किया जाता है। अब अभ्रक के बारे में पढ़ेंगे जो कि अधात्विक खनिज होता है। अभ्रक का कुल भंडार कितना है बिहार में तो 60.35 हजार मीट्रिक टन है। यह झारखंड से सलंग क्षेत्रों से जो सलंग क्षेत्र है झारखंड वहाँ से ही पाया जाता है। नवादा इसका कौन कौन सा जिला आता है बिहार में तो नवादा, ये जुमई, बांका जिले आता है इसका भंडार। ठीक है, बिहार में मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है। बिहार में कौन सा अभ्रक का 3 प्रकार पाए थे जिसमें से मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है बिहार में। इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं हम अमझोर पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी अमझोर पहाड़ी कहाँ पे है तो रोहतास में। पायराइट से 40% गंधक मिलता है मतलब सल्फर यहाँ से निकाला जाता है। कहाँ से अमझोर पहाड़ी जो कि रोहतास में। सिंदरी उर्वरक का उद्योग के लिए जो सिंदरी उर्वरक का उद्योग होता है उसके लिए पायराइट रोहतास एवं कैमूर में खदानों में जाता है, तैमूर के खदानों में ले जाया जाता है। ठीक है, अमझोर पहाड़ी में पायराइट का जमाव कितना है 100 कितना दूर तक फैला हुआ है तो 125 किलोमीटर में फैला हुआ है। अमझोर में जो पायराइट का जहाँ से मिलता है वो कितना दूर में फैला हुआ है तो 125 मीटर के दूर में फैला हुआ है। अब बात है कैमूर और रोहतास, ये 2 जिले हैं जिसमें डोलोमाइट का भंडार पाया जाता है। कहाँ पे कैमूर और रोहतास जिले में डोलोमाइट का भंडार पाया जाए। इसका कुल संचित भंडार कितना है बिहार में तो 180 हजार टन बिहार में इसका भंडार है। और सिलिका का बात करेंगे, सिलिका सैंड मुख्य रूप से मुंगेर जिले में प्राप्त होता है। सिलिका सैंड कहाँ पे मिलता है तो मुख्य रूप से मुंगेर जिले जो बिहार के मुंगेर जिले में प्राप्त होता है। इसका कुल भंडार कितना है तो 5.25 हजार मीट्रिक टन पाया जाता है पायराइट। ठीक है, इतना इसका भंडार है 5.25। इसके लिए रोहतास का अमझोर पहाड़ी प्रसिद्ध है। इसके लिए भी रोहतास का अमझोर पहाड़ी प्रसिद्ध है। किसके लिए पायराइट के लिए। ठीक है, दूसरे केंद्र कैमूर जिला में भी पाया जाता है। बिहार के पायराइट भंडार कितना है 98.79 हजार मीट्रिक टन पाया जाता है। और अब यह बिहार के सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। यही अब बिहार का सबसे महत्वपूर्ण खनिज हो गया है कौन पायराइट। गया, नवादा, मुंगेर, बांका जिले का क्वार्टर्ज की खाने है। क्वार्टर्ज के खाने कहाँ पे है गया में, नवादा में, मुंगेर में, बांका जिले में क्वार्टर्ज की खाने है। यह एक कीमती पत्थरों में से एक है। यह एक पत्थर का टाइप होता है। ठीक है, क्वार्टर्ज जो कीमती पत्थरों में से एक है। बिहार के इसका कुल भंडार कितना है तक 10.85 हजार मीट्रिक टन इसका कुल भंडार है। बिहार में कुल मात्रा में फेल्सपार लगभग कितना पाया जाता है तब 5000 मीट्रिक टन उपलब्ध है। बिहार में फेल्सपार कितना होता है तो 5000 मीट्रिक टन उपलब्ध है। यह भी एक कीमती पत्थर है, यह भी एक कीमती पत्थर है। फेल्सपार भी एक पत्थर है और क्वार्टर्ज भी एक पत्थर का पार्ट है जो दक्षिण जिलों में प्राप्त होता है। जहाँ कहाँ पे मिलता है दक्षिण जिलों में प्राप्त होता है। चीनी मिट्टी का भंडार भागलपुर, चीनी मिट्टी का भंडार कहाँ पे तो भागलपुर, मुंगेर, बांका जिले में है। इसका कुल उत्पादन कितना है चीनी मिट्टी का तो 1.2 लाख मीट्रिक टन है। लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर जिलों में स्लेट का भी
संभावित भंडार है, मतलब कुछ भंडार सिलेट का भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? लखीसराय, मुंगेर और भंडार में सिलेट का भी भंडार पाया जाता है। इसका कुल भंडार कितना है बिहार में? तो 4 लाख घन मीटर से अधिक है। कितना? 4 लाख घन मीटर से कुछ अधिक है। ठीक है। सारण पूर्वी चंपारण, सारण पूर्वी चंपारण पड़ता है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद में सोरा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो सोरा कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो सारण पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, नालंदा में, जहानाबाद में, औरंगाबाद में, ये सब जगह सोरा प्राप्त किया जाता है। अब कुछ आते हैं परमाणु खनिज के बारे में, एटॉमिक मिनरल्स। परमाणु खनिज में क्या आता है? ग्रेफाइट, जिसे हम ब्लैक लीड या उसको प्लम्बो भी कहते हैं। देखो, ग्रेफाइट को क्या क्या नाम से जानते हैं? तो ब्लैक लीड्स के नाम से भी जानते हैं या प्लम्बो के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से रेफ्रैक्टरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। रेफ्रैक्टरी उद्योग मतलब कि जहाँ पे कोई चीज़ गलाया जाता है, ठीक है, हीट करके, उसी को हम लोग बोलते हैं रेफ्रैक्टरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। यह मुंगेर एवं रोहतास जिले में प्राप्त होता है। तो यहाँ ग्रेफाइट कहाँ पर मिलता है? तो मुंगेर और रोहतास जिले में प्राप्त होता है। ज़्यादातर खनिज हम लोग देख रहे हैं कि रोहतास जिले, मुंगेर जिले, ये सब में प्राप्त हो रहा है। अब कुछ ईंधन खनिज के बारे में जान लेते हैं। ईंधन खनिज क्या है? गंगा द्रोणी। गंगा द्रोणी का बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। जो गंगा का द्रोणी होता है, ठीक है, वहाँ पे खनिज तेल मिलने की संभावना है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम एक निगम है, ठीक है, वो क्या नाम है? ONGC, जिसको बोलते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। केंद्र बहुराष्ट्रीय कंपनी की मदद, इसका केंद्र बनाया गया है जो कि बाहर के विदेशी, बहुराष्ट्रीय मतलब है बाहर के कंपनी की मदद से बनाया गया है और प्रयास से, उसका मदद और प्रयास लेकर दरभंगा और चंपारण क्षेत्रों में खोज का काम चल रहा है। अगर ईंधन खनिज का बात करेंगे तो अभी खोज का काम चल रहा है। कौन कौन से जिला में? दरभंगा और चंपारण जिले में। बिहार खनिज का कुछ महत्वपूर्ण जगह का दिखाया गया है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलता है। इन खनिजों का अतिरिक्त ग्रेनाइट, उच्च कोटि के बालू एवं क्ले मिट्टी का पर्याप्त भंडार है। इन खनिजों के बावजूद भी कुछ ग्रेनाइट, उच्च कोटि का बालू, क्लो मिट्टी का पर्याप्त भंडार पाया जाता है। ग्रेनाइट का भंडार कहाँ पे है? तो गया में है, जहानाबाद में है, अरवल में है, मुंगेर में है, जमुई में है, नवादा में है, भागलपुर, बांका जिले में मिलता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग शक्ति संसाधन के बारे में। तो शक्ति संसाधन हम लोग जान चुके हैं। शक्ति संसाधन क्या है? जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, जिससे हम लोग कोई भी घर में अपना लाइट वगैरह जलाते हैं, फैन वगैरह चलाते हैं। तो ये संसाधन हम लोग बिहार में कितना है, कहाँ कहाँ पे, उसके बारे में जानेंगे। तो बिहार शक्ति संसाधनों में से किसी भी संसाधन में विकसित नहीं है। अगर इसका हम लोग विकसित का बात बोलेंगे तो विकास नहीं किया है बिहार शक्ति संसाधन, ठीक है। इस संदर्भ में दूसरे अधिक निर्भर करता है। बिहार हो गया तो शक्ति संसाधन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र में कुल इकाई विकसित है भी तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का तापीय विद्युत केंद्र है। मतलब अगर विकसित भी है तो जो परंपरागत है, जो पुराना है, ठीक है, जो पहले से चलते आ रहा है, वही ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे है, नया कुछ नहीं किया गया है। अब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हम लोग कुछ जानेंगे। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बिहार में कई तापीय विद्युत केंद्र है। मतलब ताप के द्वारा हम लोग विद्युत, तापीय विद्युत का मतलब क्या है? ताप के द्वारा जो विद्युत उत्पादन करते हैं, हीट करके, गर्म करके, उसी को हम लोग तापीय विद्युत केंद्र कहते हैं। कहाँ कहाँ पे इनके? कहलगांव, काटी, बरौनी तापीय विद्युत केंद्र प्रमुख है, ठीक है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर, कौन सा, क्या नाम है उसका? कहलगांव में तो सुपर थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता कितना है? तो 840 मेगावाट है। यह केंद्र द्वारा प्रयोजित एनटीपीसी के अधीन कार्य करती है। ये जो चलता है पावर प्लांट, ये किसके अधीन, किसके निगरानी में काम करती है? तो एनटीपीसी के अधीन ये काम करती है। भविष्य में इसकी क्षमता इतना मेगा, मतलब 1500 मेगावाट करने की योजना बनाए गए, ठीक है। तो अभी कितना है? 840 है और इसको 1500 मेगावाट करने की योजना बनाया गया है।
अब काटी तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पे है, तो मुजफ्फरपुर के निकट, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर के निकट में है। इसका उत्पादन कितना होता है, तो 120 मेगावाट होता है। और बरौनी तापीय विद्युत परियोजना का स्थापना रूस की सहायता से की गई थी। तो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बरौनी ताप विद्युत परियोजना किसके सहायता से की गई थी, तो रूस की सहायता से। रूस एक कंट्री का नाम है, ठीक है, जो किसके सहायता से की गई थी। इसका उत्पादन क्षमता कितना है, तो 145 मेगावाट है। अब आते हैं इन परियोजनाओं के अतिरिक्त कुछ प्रस्तावित तापीय परियोजना भी है। इनमें बाढ़, बनी बनी नगर तापीय विद्युत परियोजना भी है। इसके अलावा भी कुछ कुछ तापीय विद्युत परियोजना है। बाढ़ प्रस्तावित तापीय विद्युत परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितना है, तो ये 200 मेगावाट है, ठीक है। प्रस्तावित उत्पादन क्षमता इसका 200 मेगावाट है। इसके तैयार हो जाने के बाद जब ये बन जाएगा तो दक्षिणी बिहार में बिजली संकट समाप्त हो जाएगी। दक्षिण का जो बिहार में दक्षिण वाला भाग है वहाँ पर बिजली संकट समाप्त हो जाएगी, अगर ये तैयार हो जाता है। तभी तैयार हुआ नहीं है। इस तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो एनटीपीसी के द्वारा हो रहा है। तो वही वाला नाम है, पहला वाला कंपनी ही, इसी के द्वारा इसको भी तैयार किया जा रहा है। यह पटना जिले के बाद अनुमंडल में है। ये कहाँ पे है, तो पटना जिले के बाद अनुमंडल में है। यहाँ काम तेजी से चल रहा है, तभी यहाँ पर काम तेजी से चल रहा है। जब तैयार हो जाएगा तो 200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा। क्या आप जानते हैं कलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है। तो इसको भी याद रखना है, जो कलगांव सुपर थर्मल पावर है वो बिहार का सबसे बड़ी परियोजना है विद्युत का, ठीक है। इसका स्थापना कब की गई थी, तो 1979 में की गई थी। बरौनी ताप विद्युत परियोजना का स्थापना कब किया गया था, तो 1970 में स्थापित हुआ था। कहलगांव एवं काटी के लिए कोयला कहाँ से प्राप्त, अब विद्युत तापीय ऊर्जा का उपयोग करें तो कोयला का तो प्राप्ति कहीं से करना पड़ेगा ना। तो कोयला कहाँ से लाया जाता है, तो झारखंड से मंगाया जाता है, ठीक है। जबकि बरौनी में के लिए कच्चा माल एवं डीजल कहाँ से, बरौनी तेल शोध के कारखाने से मिलता है। तो डीजल का जरूरत पड़ता है बरौनी के लिए, तो वहाँ डीजल बरौनी के ही तेल शोध कारखाने से लिया जाता है। उसके बाद है नवीन नगर, ठीक है। नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण रेलवे एवं एनटीपीसी के संयुक्त से, मतलब दोनों को मेल से, रेलवे के मेल से और एनटीपीसी के दोनों के मेल से प्रयास से हो रहा है, मतलब अभी बन रहा है। कहाँ पे, नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना भी तैयार किया जा रहा है। इसका प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितना बताया जा रहा है, तो 1000 मेगावाट इसका बताया जा रहा है। यह औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पे है, तो औरंगाबाद जिले में। अब जानेंगे जल विद्युत के बारे में। तो जल विद्युत मतलब जो जल की सहायता से क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसको हम लोग जल विद्युत बोलते हैं। बिहार में जल विद्युत परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसके विकास के लिए 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन BHPC का गठन किया गया था। तो इसको भी याद रखना है, BHPC का गठन कब किया गया था, तो 1982 ईस्वी में। किसके लिए, तो विद्युत जल का उत्पादन के लिए, ठीक है। इसके द्वारा 2055 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इतना मेगावाट 2055 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। अब डेहरी रोहतास जिले में पड़ता है। डेहरी बांध जो हम लोग पढ़े थे, तो उसके परियोजना से हम लोग विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। तो डेहरी जो कि रोहतास जिले में स्थित है, पश्चिमी सोन परियोजना है। वरुण जो औरंगाबाद जिले में है। पूर्वी सोन लिंक नहर वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण और कटैया परियोजना, यह चारों परियोजना, ये चार महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बांध बनाकर क्या किया गया था, बांध बनाया गया था, ठीक है। तो इस बांध बनाकर ही हम लोग क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं पानी से, जिससे मात्र 44.8 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन अभी का अगर बात करेंगे तो 44.1 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्रमशः ये चारों जगहों पे कितना कितना होता है, तो 6.6
हो गया रोहतास जिले में 3.3 कहाँ पे, तो औरंगाबाद जिले में, और 15 कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण में, और ये 1.2 कहाँ पे, तो कटैया परियोजना। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों पे इतना इतना उत्पादन होता है। कैमूर और औरंगाबाद जिले में बीएचपीसी के अधीन कई प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना पर काम चल रहा था। कैमूर और औरंगाबाद जिले का बात करेंगे तो किसके द्वारा, बीएचपीसी के द्वारा बहुत सारा परियोजना जल विद्युत परियोजना पर काम अभी चल रहा है। इसके अतिरिक्त 6 निर्माणाधीन जो कि अभी निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है, वो परियोजना का भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा, कलेर कहाँ पे है, अरवल में है। अगनूर बगहा ये कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है। ओबरा कहाँ पे, औरंगाबाद में है। तेजपुर कहाँ पे, डेहरी में है जो कि रोहतास में पड़ता है। डेलबाग नासरीगंज ये कहाँ है, रोहतास में है। नासरीगंज नोखा ये भी क्या है, रोहतास में है। जयनगर जल विद्युत परियोजना है। तो ये सब क्या है, अधीन है, अभी बन नहीं रहा है। ठीक है, अभी इस पर काम मतलब बना नहीं है, इस पर निर्धारित मतलब अवधि इस पर काम करना शुरू किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, मतलब आपके डेट में जो ऊर्जा का स्रोत आया है उस सब के बारे में। तो इसमें आ जाता है, बिहार में गैर परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा का भारी संभावनाएं मौजूद है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में संभावनाएं मौजूद है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, बहुत हद तक जल ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जल ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तो मतलब आवश्यकता की पूर्ति किया जा सकता है। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का अभिकरण बेरा को राज्य में ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोतों के जरिए दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा का कार्यक्रमों पर विकास के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। एक नोडल एजेंसी बनाया गया जिस पर काम करता है जितना भी गैर पारंपरिक स्रोत है उस पर विद्युत उत्पादन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय मतलब जब भी खत्म होने वाला नहीं है, जो हमेशा मिलते रहेगा। तो इस पर विचार करने के लिए, कार्य करने के लिए कौन सा एजेंसी बनाया गया है, तो नोडल एजेंसी का निर्माण किया गया है। बिहार में 52 संभावित स्थानों पर, मतलब 52 वैसा स्थान है पहचान किया गया है जहाँ पर ये सब विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा का कार्यक्रम किया जा सकता है। लघु जल विद्युत परियोजना को विकसित किया जा सकता है, जो भी लघु जल विद्युत परियोजना है उसको विकसित किया जा सकता है 92 स्थान पर, 92 स्थानों पर बिहार में। कुल क्षमता इसका कितना बताया जा रहा है, तो 46.1 मेगावाट है। बिहार में सह उत्पादन योजना, कौन सा ये उत्पादन में, सह उत्पादन योजना समेत बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना के द्वारा 200 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता मौजूद है। बोला जा रहा है किसके योजना से, तो सह उत्पादन योजना के समेत बायोगैस आधारित, जो भी बायोगैस से जो उत्पादन किया जाता है उस पर आधारित कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, तो 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन की क्षमता मौजूद है, मतलब किया नहीं जा रहा, मौजूद है, आगे होगा। अब पवन ऊर्जा का बात करें तो पवन ऊर्जा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पवन ऊर्जा क्या होता है, जो हवा से पंखा चलता है, पंखा चल के क्या होता है उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना उपयुक्त संभावित स्थानों की पहचान के लिए राज्य की नोडल एजेंसी चेन्नई के सहयोग से, राज्य की जो नोडल एजेंसी बना हुआ है चेन्नई के सहयोग, चेन्नई क्या एक जगह का नाम है। ठीक है, तो ये जो कि कहाँ पे है, तो भारत में ही है। तो चेन्नई के सहयोग से इस पर काम चल रहा है। ठीक है, आकलन कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रयास में है। ठीक है, इस पर काम अभी चल रहा है। ठीक है, किसके लिए, तो पवन ऊर्जा के लिए। अब बायोगैस गाँवों में भोजन बनाने संबंधित आवश्यकता को पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अगर बायोगैस का बात करेंगे तो ये भोजन वगैरह बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, गाँव में इस दिशा में प्रयास अभी जारी है। अब तक कितना 1.25 लाख संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अभी तक 1.25 लाख संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था बिहार के बारे में, और भी
आगे चैप्टर में पढ़ना तो दूसरे पार्ट तीसरे पार्ट में फिर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।